Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dhangar Chemistry Lectures. So let's start our today's topic, that is respiration. जो हमारी 10th क्लास की बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसका हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक है आज रेस्पिरेशन. इससे पहले हमने क्या कंप्लीट किया था, न्यूट्रिशन कंप्लीट किया था. सो लेट्स स्टार्टेड रेस्पिरेशन. आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन आप सबको पता है कि क्या होता है? पता है, सांस लेना. ओके, सांस लेना, सांस छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, क्या होता है? ये श्वसन होता है. राइट? सही बोल रही हूँ मैं? आप सभी को भी यही पता है? दिस इज़ रॉन्ग. ये रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसको कहा जाता है ब्रीथिंग. यस, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, जो आज हम क्लियर करेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में एक्चुअल क्या डिफरेंस होता है. देखिए, ब्रीथिंग इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस का एक्सचेंज करना क्या होता है? ब्रीथिंग होता है. एंड रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों बिल्कुल डिफरेंट है. ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट है. एंड रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, या इनटू कॉम्प्लेक्स जो पार्ट्स होते हैं उनको सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं हम. लेकिन ब्रीथिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनटू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. वो चीज़ आज मैं आपके यहाँ पे क्लियर करूँगी. देखिए, सांस लेना और छोड़ना यानी गैसेस का एक्सचेंज, यानी हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं. इसमें हम क्या कर रहे हैं? O2 CO2 का एक्सचेंज कर रहे हैं. और रेस्पिरेशन की अगर बात आती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं श्वसन की, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड. into absorbable form. आया समझ? रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एब्जॉर्बल फॉर्म. एब्जॉर्बल फॉर्म इन द सेंस कि अगर हम कुछ भी फूड ले रहे हैं यानी कुछ भी खा रहे हैं तो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है. वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारी बॉडी में जाके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डाइजेशन हुआ उसका. हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें हमने डाइजेशन पढ़ा था. क्या पढ़ा था उसमें हमने? जो हम कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी में लेते हैं उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्बेंस होता है, यानी न्यूट्रिशन कौन ले लेता है? हमारी बॉडी ले लेती है. वही चीज़ रेस्पिरेशन में होती है. जब ब्रेक डाउन होता है फूड का तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. वो एब्जॉर्बल फॉर्म क्या होती है? हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. ओके, ये हुआ क्लियर. अब हम रेस्पिरेशन को समझते हैं बाय डेफिनेशन. ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो छोटे मोटे फंडे आपके क्लियर किए मैंने. अब हम देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन रेस्पिरेशन की, यानी श्वसन की परिभाषा. अभी मैंने आपको बताया कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है. अगर हम श्वसन की परिभाषा देते हैं तो एक सिंपल सी डेफिनेशन एक लाइन में कंप्लीट करें. भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके. भोजन यानी कि जो फूड लिया है हमने, उस फूड से क्या मिलेगी हमें? ऑब्वियसली एनर्जी मिलेगी. प्रक्रिया, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? श्वसन है ना. अब श्वसन क्या है? अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होता है, यानी अलग अलग चरण होते हैं रेस्पिरेशन के. उसमें रेस्पिरेशन होता है तो हम क्या समझेंगे? चरण, यानी कि श्वसन के चरण. अब श्वसन हम कर रहे हैं बचपन से, जब से पैदा हुए तब से श्वसन ही तो कर रहे हैं. बिना श्वसन के जिंदा कैसे रहेंगे? यानी जब तक ब्रीथ नहीं होगी हम जिंदा रह ही नहीं सकते. तो श्वसन का सबसे पहला चरण क्या होगा? यू ऑल आर वेरी वेल नोन कि क्या होगा? ऑक्सीजन को लेना,
ऑक्सीजन हम लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ेंगे, इसे क्या कहा है हमने? श्वसन। श्वसन, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको ब्रीथिंग कहते हैं, बट ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ब्रीथिंग हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी हमने समझा था। पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं। O2 का अंतर्ग्रहण, O2 का अंतर्ग्रहण, इसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जो O2 की प्रेजेंस में होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ठीक है, O2 उपस्थित, एंड एक होता है जिसे हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती है, यानी ऑक्सीजन कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? देखिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं ना, जो प्रिमिटिव टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, जो विदाउट O2 भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। ये इतना हुआ क्लियर कि रेस्पिरेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से पार्ट्स? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, यानी O2 की प्रेजेंस में होने वाला श्वसन और O2 की एब्सेंस में होने वाला श्वसन। अब हम पढ़ेंगे श्वसन, ये जनरल पॉइंट्स हो गए। अब एक चीज़ और, अगर हम श्वसन कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे तो हम जनरली श्वसन कर रहे हैं ना, यानी O2 और CO2 का यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो वायवीय और श्वसन करते हुए ऊर्जा को बनाना, यानी एनर्जी को बनाना, क्या होता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे श्वसन के प्रकार। क्या देखेंगे हम? श्वसन के प्रकार, कितने प्रकार का श्वसन होता है? तो डिटेल्स तो मैंने आपको बताई ही है ना, कितने प्रकार का श्वसन होता है? 2। टाइप्स, प्रकार, कितने प्रकार का होता है? एक होता है हमारे पास अवायवीय श्वसन। इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया O2 की नीड नहीं है हमें, यानी कि O2 एब्सेंट होती है। ठीक है, O2 एब्सेंट है। इस प्रकार का रेस्पिरेशन कौन से एनिमल्स में होता है? भाई जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे एनिमल्स, उसमें क्या होता है? बिना O2 के रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि यीस्ट, सम बैक्टीरियाज। इनमें क्या होता है कि श्वसन करने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है, ऑक्सीजन की नीड नहीं रहती है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें ब्रीथिंग के लिए या रेस्पिरेशन के लिए O2 की नीड नहीं रहती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव है यानी कि मल्टी सेल्यूलर हैं, तो उन्हें ब्रीथिंग करने के लिए ऑक्सीजन की नीड तो रहेगी ही नहीं। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एस्केरिस या गोलकृमि। एस्केरिस ना केचुआ जो होता है, कभी कभी बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन कर लेता है, वो ज़रूरत नहीं है उसे ऑक्सीजन की श्वसन के लिए। हुआ क्लियर? अवायवीय श्वसन। नाउ वी डिस्कस अबाउट वायवीय श्वसन।
वायवीय श्वसन में O2 उपस्थित रहती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन करना पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीजन तो उपस्थित रहेगी, उसके साथ क्या चाहिए हमें, ऊर्जा, एनर्जी। इस प्रकार का श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। और जनरली किसमें होता है, मनुष्यों में। और जो हायर एनिमल्स होते हैं ना, उच्च कोटि के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें होता है इस प्रकार का श्वसन। कौन सा वाला, वायवीय श्वसन। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करना पॉसिबल ही नहीं, किन के लिए, हमारे लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें तो क्या होगा, मर जाएंगे, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। बट ठीक है, वो नहीं होगा हमारे साथ, ऑल इज वेल। ये हुआ आपको क्लियर। अब देखिए, ये तो जनरल सी बात हो गई कि ऑक्सीजन उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित है, श्वसन हो रहा है। अब श्वसन जो होगा तो किसी पथ के द्वारा होगा, यानी कोई ना कोई स्टेप्स होगी उनकी, उसके थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के चैप्टर में कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो किस पथ के द्वारा हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बता दी, रेस्पिरेशन होता क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सबसे मेन चीज़ बचपन से हमारे दिमाग में यही है कि यार हम सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, इसको हम श्वसन कह रहे हैं, लेकिन नहीं। श्वसन किसे कहा है, जब तक उस श्वसन से, यानी कि ऑक्सीजन के आने और कार्बन डाइऑक्साइड के जाने से हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी, तब तक श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो श्वसन क्या होगा, सही वर्ड्स में अगर हम बोले तो एनर्जी को बनाना, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को, ऊर्जा को बनाना क्या होगा, श्वसन होगा। और ये कैसे होता है वो आप समझिए, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पथ यानी कि प्रोसीजर समझने से पहले एक सिंपल सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। हम फूड खाया हमने, यानी कि हमने भोजन लिया, वो भोजन लेने के बाद क्या होगा, डाइजेशन में आपने पढ़ा है कि उसका फूड का च्युइंग होगा, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा हमारी बॉडी में, जो ऑर्गेनल्स है उनके थ्रू। लेकिन ये टूट के हमें क्या देते हैं, एनर्जी दे रहे हैं। फूड खाया, टूटा, एनर्जी दिया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं श्वसन की, तो यहाँ पे हम किसको तोड़कर एनर्जी लेंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करेंगे, वो है ग्लूकोज। किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज की। हमने खाया ग्लूकोज, क्या हम ग्लूकोज की फॉर्म में ही खाते, ज़रूरी नहीं है। जब चक्कर आते हैं तब हमें ग्लूकोज ओरिजिनल ग्लूकोज की फॉर्म में दिया जाता है। अदरवाइज हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ना यार, बहुत सारी मीठी चीज़ें ली हैं हमने, कार्बोहाइड्रेट की कोई फॉर्म ली है, तो वो कार्बोहाइड्रेट ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। अगर हाफ एन आवर माइंड से समझ लिया तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है हमारे पास, ग्लूकोज की फॉर्म में है। क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन शुगर है, यानी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन्स कितने थे, कार्बन एटम्स कितने रहते हैं, 6 कार्बन शुगर है ग्लूकोज। मीठा लगता है ना, शक्कर, शुगर। ये ग्लूकोज क्या होती है, टूटती है, क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। इसका एक पाथवे है ब्रेकडाउन होने का, थोड़ा लेंदी है, यानी थोड़े बड़े लेवल पे हैं। थोड़ा आगे समझिए आप, अभी इतना सफिशिएंट है आपके लिए। जब 6 कार्बन का ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट में। और जो पाइरूवेट का मॉलिक्यूल है वो क्या रहता है, ओनली 3 कार्बन। तो ये कितना 6 का है, 3 में टूटा, यानी कि ओब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स बने होंगे। लेकिन ये चीज़ अभी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ कितना ध्यान रखना है आपको कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पाइरूवेट 3 में कन्वर्ट हो गया। हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूट गया और टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, पाइरूवेट में। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे चलेगी अलग अलग प्रोसेस। पाइरूवेट, हमारी बॉडी में पाइरूवेट बन गया। अब अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, या हमारी बॉडी में पार्शियली ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव है भी और नहीं भी, तीनों कंडीशन में अलग अलग प्रोसेसेस होगी। कैसे होगी, यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में ऑलरेडी इसको कर देते हैं, क्योंकि हमें 3 पार्ट्स में ही तो पढ़ना है। अब देखिए, अलग अलग कलर्स से करते हैं, अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, यानी कि किसी भी एनिमल्स में हो सकती है, सिर्फ हमारे ऊपर लेके नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। O2
एब्सेंट, अवायवी श्वसन, ठीक है, नोट करते जाना। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस H2O प्लस हमें फ्री में मिल रही है एनर्जी, फ्री में नहीं मिल रही है भाई, ग्लूकोज खाया है तभी मिल रही है। ये कंडीशन हो गई जब O2 एब्सेंट है, अवायवी श्वसन हुआ। सेकंड, अगर O2 प्रेजेंट है, या सबसे पहले हम देखेंगे O2 का अभाव है, पार्शली, थोड़ी है भी थोड़ी नहीं भी। ये किस में होता है, हमारी मसल सेल्स में, मसल सेल्स यानी पेशी कोशिकाओं में। यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक अम्ल। क्लियर हुआ। अगर O2 का अभाव है यानी कि O2 क्या है, पार्शली प्रेजेंट है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, हमारी मसल सेल्स में होगी। मसल सेल्स, हमारी मसल सेल्स, हमारी बात हो रही है। देखिए आप कुछ अज्यूम कीजिए कि आप बहुत थक गए हो या आप बहुत आराम कर रहे हो, बहुत टाइम से आराम ही कर रहे हो, उठे भी नहीं, सुबह से शाम तक सो ही रहे हो। इससे क्या होता है, आपको थकान महसूस होती है। जितना ज़्यादा रेस्ट उतनी ज़्यादा थकान। इसका रीज़न क्या है कि हमारी मसल्स में एक अम्ल है वो इकट्ठा हो जाता है, उसे कहा जाता है लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड। वो किस कंडीशन में होता है, जब O2 का अभाव होता है। अगर हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रही, तब क्या होगा, O2 का अभाव ही होगा ना। नॉर्मल हमारी ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, हम इजीली आराम से सो रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आराम कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है, ये हमारी मसल सेल्स में हो। अब हम थर्ड बात करते हैं कि अगर O2 प्रेजेंट है, O2 यानी कि O2 उपस्थित हैं, तो क्या होगा, वायवीय श्वसन होगा। और इस कंडीशन में क्या बनेगी, देखिए ध्यान से, आ रहा है समझ। या थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउट है, अभी क्लियर कर देते हैं। अवायवीय श्वसन कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं यीस्ट का। O2 का अभाव मसल्स में हो रहा है, हाँ O2 प्रेजेंट है, वायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन कहाँ पे होगा, ये वाली जो प्रोसेस होगी ये होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। हुआ क्लियर। अब देखिए कोई सा भी रेस्पिरेशन हो, O2 प्रेजेंट हो, O2 अब्सेंट हो, नथिंग मैटर, एक चीज़ हमारे पास हमेशा बनेगी, वो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। यानी कि खाया हुआ वेस्ट नहीं जा रहा है, किसी भी फॉर्म में ले लो, ऑक्सीजन है नहीं है, फूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको एनर्जी बनानी है, यानी खाया हुआ वेस्ट नहीं हो रहा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और एनर्जी में किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ATP। यस, ATP इज़ करेंसी ऑफ एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, बनती है, जो भी हम बोल दें। ये चीज़ हुई आपको क्लियर। तो ये होता है पाथवे ग्लूकोज के टूटने का, यानी कि ग्लूकोज नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, फूड के ब्रेकडाउन का। जैसे जैसे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ देखिए ये फूड है, ये देख, एक चीज़ और समझिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रही है ये, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे होती है ये प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है कोशिका द्रव्य में। अगर अवायवीय श्वसन चल रहा है, यानी कि देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। कोशिका द्रव्य में अगर O2 एब्सेंट है
तो ये प्रोसेस जो है ये कहाँ चलेगी, ये चलेगी कोशिका द्रव्य में। अगर O2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ चलेगी, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। O2 अनुपस्थित, O2 उपस्थित। हुआ क्लियर? क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे आपको कि अगर फूड तो टूट रहा है लेकिन उसकी जो साइड्स है वो चेंज हो रही है। कहाँ? जब फूड का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, वो कहाँ पे होगा, हमारे साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन अगर O2 प्रेजेंट है तो वहीं साइटोप्लाज्म की प्रोसेस किस में चली जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी, और वहाँ पर एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन होगा, यानी ATP बनेगी। और अगर O2 एब्सेंट है तो ये प्रोसेस कहाँ चलेगी, साइटोप्लाज्म में ही चलेगी। नथिंग टू चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, यहीं पे ये प्रोसेस चलेगी। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोसेस हो हमारे पास एनर्जी तो बनेगी। अब ये एनर्जी बन के करेगी क्या, तो देखिए हमारी जो सेल्स है यानी हमारी जो कोशिकाएं हैं, इस कोशिका में यहाँ देखिए ये हमारी सेल है। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, एंडोथर्मिक रिएक्शन का परिचालन होता है, परिचालन ATP के द्वारा होता है। आया समझ? एंडोथर्मिक रिएक्शंस यानी कि देखिए हमारी बॉडी में कोई भी काम हो रहा है, सपोज इम्पल्स आ रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई दूसरी प्रोसेसेस हो रही है, कुछ भी XYZ, किस पर डिपेंड करती है, पूरी ATP पे डिपेंड करती है। यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज एनर्जी करेंसी फॉर अवर बॉडी, उस पर डिपेंड करती है। तो एंडोथर्मिक अगर रिएक्शंस हो रही है, तंत्रिकाओं में कोई काम हो रहा है, ब्रेन में कोई काम हो रहा है, या कुछ भी जो भी मैंने बताया आपको, सबके लिए क्या चाहिए, ATP ही चाहिए। तो ये सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, उसके लिए ATP रिस्पॉन्सिबल होती है। ये बात हुई हमारे रेस्पिरेशन के जनरल पाथवे की। हो गया है आप सभी को ये पूरा क्लियर? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है वो ह्यूमंस में कैसे होता है, यानी हमारे अंदर और जो हमारे सिमिलर जो है उनमें कैसे होता है, प्लस जो वाटर एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल का नाम सुनते ही सबके माइंड में एक ही चीज़ आती है, फिश। तो या फिश की ही बात करेंगे हम यहाँ पे, यानी कि मछली में क्या बोलेंगे उन्हें, हम बोलते हैं स्थलीय जलीय जीव। जलीय जीवों में श्वसन, देखिए जलीय जीवों में श्वसन कैसे होता है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मछली की ही बात करेंगे। तो फिश क्या करती है, मुंह के थ्रू, यानी उसका जो मुंह रहता है उससे क्या करती है, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी पानी को अपने अंदर ले लेती है। अपने अंदर लेने के बाद बड़ी मेहनत लगती है उसको उस पानी को अपने क्लोम्स तक पहुंचाने के लिए। पानी कहाँ जाता है, क्लोम्स तक जाता है, जो उसके मुंह से लिया हुआ पानी है। जैसे तैसे वो पानी कहाँ गया, क्लोम्स तक गया। वहाँ पे जाने के बाद पानी में क्या है, गुलित अवस्था में ऑक्सीजन है, यानी O2 है। ये सारी चीज़ें हो किस लिए रही है, उस ऑक्सीजन के लिए हो रही है। अब जो वो गुलित अवस्था में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ले ली जाती है, कहाँ पर, क्लोम में। उसके बाद अगर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कौन करेगा, ब्लड करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में भी सर्कुलेशन कौन करता है, ब्लड ही करता है। वैसे ही फिश में भी सर्कुलेशन कौन करता है, ब्लड करता है। तो क्या होगा, ये आप थ्योरी खुद से लिखना, मैं आपको अंडरलाइन बता देती हूँ। फिश है, फिश ने मुंह से क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब किया, यानी पानी लिया। उसके बाद पानी कहाँ पे गया, क्लोम में गया। क्लोम से वाटर रुधिर ने O2 ली, ठीक है, जो गुलित ऑक्सीजन थी
वो किसने ले ली, O2 ने ले ली, और इसके बाद पूरी बॉडी तक दे दी। ये हो गया रेस्पिरेशन। किसमें, स्थली जीवों में। इजी है ना, कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल। स्थली जीवों में श्वसन कैसे हुआ, पानी लिया फिश ने, पानी लिया, बॉडी मेहनत से कहाँ तक पहुँचाया, क्लोम्स तक पहुँचाया। क्लोम्स में जाने के बाद वाटर से जो ऑक्सीजन थी वो किसने ले ली, ब्लड ने ले ली, और ब्लड से लेने के बाद पूरी बॉडी में उसको फैला दिया, यानी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी। अब बात आती है स्थलीय जीवों की। स्थलीय जीव, स्थलीय जीव कौन है, हम ही हैं, जीवी हैं, मनुष्य या XYZ। XYZ मतलब जानवर भी आ गए। अब देखिए, श्वसन तो सब में एक ही प्रकार का होता है, यानी श्वसन के जो अंग होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन जो उनकी साइड्स होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो परिवर्तित हो जाती है। वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है। तो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, पहले जनरली ये समझिए कि O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है ना, आदान प्रदान हो रहा है। अब ये आदान प्रदान सभी जीवों में क्या होता है, समान रूप से होता है, लेकिन क्या होता है, कुछ अंग परिवर्तित हो जाते हैं, और उन अंगों में, डायग्राम से समझिए अच्छे से, फटाफट समझ आएगा आपको। ये देखिए, ये है हमारा आज का मेन टॉपिक। हाँ, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है मनुष्य में, दिख रहा है आपको, आई होप क्लियर होगा। नाउ क्लियर, ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लू, येलो पेन का, अच्छे से दिखेगा। देखिए, अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस ह्यूमंस में हो रही है उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, नासिका, नोज हमारी, ट्रेकिया, ग्रसनी, श्वासनलिका, ठीक है, लैरिंग्स यानी हमारे जो ये कंठ है। ये भी मत कीजिए आप, डायरेक्ट समझिए, बहुत इजी है, वैसे ही समझ आ जाएगा आपको। क्या किया ह्यूमंस ने, यहाँ से ली ऑक्सीजन, O2 कहाँ गई, यहाँ गई, ऑक्सीजन अंदर गई। यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, देखिए यहाँ तो आपको दिख रहा है यार, इस पे दिख नहीं रहा है, ये पेन थोड़ा सा साइज कर लेते हैं हम, अच्छे से दिखेगा आपको। यस, दिस इज विजिबल। O2 कहाँ गई, नाक में, हमने नाक से क्या ली, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जाने के बाद देखिए स्पेस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ गई श्वास नली में। अब श्वास नली में क्या होते हैं, छोटे छोटे से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, सीलिया। देखिए, अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बात हुई है तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मैं और बताऊँगी आपको कि कैंसर पता है सभी को, सबसे घातक बीमारी अगर कही जाए आज के टाइम में तो क्या है, वो कैंसर है। कैंसर किन कारणों से होता है, जो ज़्यादा सिगरेट ना, जो धुएं वाली चीज़ें लेते हैं। तो कैंसर होने का मेन रीज़न क्या है, कैंसर कैसे होता है, जब आप सिगरेट या जो भी है धुएं वाली चीज़ें ले रहे हो तो उसको पीने से क्या होता है, आपकी जो श्वास नली है उसमें ऊपर की टाइप एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसे सीलिया कहते हैं, वो क्या होती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, यानी कि वो जल जाती है। अगर वो ख़त्म हो गई तो इनका मेन वर्क क्या रहता है कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस के साथ बहुत बार क्या होता है, धूल, मिट्टी, बहुत सारे बैक्टीरियाज, ये सब अंदर आते हैं। तो वो सीलिया क्या करता है, उन चीज़ों को वहीं पर स्टॉप कर देता है, यानी कि वहीं पर रोक देता है। उसको रोकने से सारी जो गंदी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में नहीं जा पाती, और बॉडी में नहीं जाने से अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन जो सिगरेट पीते हैं या जो भी XYZ नशा करते हैं, उससे क्या होता है, ये सीलियरी स्ट्रक्चर्स जो रहती है ये ख़त्म होने लगती है।
और इसके ख़त्म होने से कैंसर होता है। ये है कैंसर होने का सबसे बड़ा रीज़न। बोलते हैं ना धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ आता है, ये आता ही है। तो उसका रीज़न है कि वो खाने से धूम्रपान नहीं हो रहा, वो खाने से कैंसर नहीं हो रहा, वो खाने से हमारी बॉडी के जो सीलियाज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और उनको ख़त्म होने से जो ये बाहर की गंदगी है ना जितनी भी, वो हमारी बॉडी में आ रही है और उस गंदगी के कारण हमें कैंसर हो रहा है। ये रीज़न है। सो वापस पॉइंट पे आते हैं हम। यहाँ से गई ऑक्सीजन अंदर अंदर गई। अब यहाँ पे आने के बाद एक बहुत ही ऑसम स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है कूपिकाएं यानी कि एल्वियोली। श्वसनिकाएं, कूपिकाएं, श्वसनिकाएं भी बोल सकते हैं। इसे कहा जाता है एल्वियोली यानी कि कूपिकाएं। अब ये क्या होता है, सबसे मेन चीज़ ये हमारे लंग्स है। देखो ये हमारे फेफड़े हैं जिसको फुसफुस कहते हैं हिंदी में। इन लंग्स में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर अंदर आके ओपन हो जाती है, यानी कि इनकी ब्रांचेस निकल जाती है। ब्रांचेस निकलने के बाद ये श्वास नली किस में कन्वर्ट हो जाती है, कूपिकाओं में। अब जो ऑक्सीजन आई है ये इन कूपिकाओं में भर गई। कूपिकाओं में भरने से कूपिका क्या चौड़ी हो गई, यानी कि इसका स्पेस बढ़ गया, इसकी सतह बढ़ गई। अब ये कूपिका जैसे बढ़ेगी ना, अब देखिए सपोज कीजिए हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम सांस लेते हैं है ना, ऑक्सीजन अंदर आती तो हमारी जो रिब्स है वो यानी जो पसलियां हैं वो कैसी हो जाती, बाहर की तरफ निकलने लगती। कीजिए, ट्राई कीजिए। जैसे सांस अंदर आ रही है पसलियां बाहर जा रही है, यानी रिबकेज कैसा हो रहा है, फैल रहा है। हमारा पूरी पसलियाँ कैसी हो रही है, फैल रही है। पसलियाँ फैलेगी तो पूरा रीप के जो वक्षी पिंजरा है ये वाला, ये जो आपको एक पर्टिकुलर दिख रही है ना, ये भी क्या हो रही है, फैल रही है। इसके फैलने से क्या हो रहा है, डायफ्राम, जो ये डायफ्राम दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। जब हमारी पसलियाँ बाहर की तरफ निकलती है तो डायफ्राम कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। देन यहाँ पे काम स्टार्ट होता है ब्लड का, यानी कि रुधिर का। ब्लड क्या करेगा, इस कंडीशन में हम पूरी बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, सबको इकट्ठा करेगा सारी जगह से। जितनी भी जगह में कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है, चलो चलो चलो, ब्लड कहाँ लेकर आ रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली में लेकर आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद वो छोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, इसमें छोड़ देगा। यहाँ से वो लेगा प्योर ऑक्सीजन O2। कौन लेगा, ब्लड लेगा, और ब्लड लेने के बाद फिर क्या बोलेगा, चलो कहाँ, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया वही चलो, वहाँ पे जाके तुझे छोड़ूंगा, किसको, ऑक्सीजन को। तो ऐसे होता है CO2 और O2 का हमारी बॉडी में एक्सचेंज, किसके थ्रू, एल्वियोली के थ्रू। आया समझ। देखिए यहाँ पे एक रफ सा बना के बताती हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले नासिका O2 आई, कहाँ गई, श्वास नली में। श्वास नली से कहाँ गई वो गई श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाओं को क्या कहा है, एल्वियोली। एल्वियोली का मुख्य कार्य क्या होता है कि सतह को बढ़ाना, आयतन को बढ़ाना, कम करना। जैसे जैसे ऑक्सीजन आती है सतह बढ़ेगी ना, क्योंकि ये ब्रांचेज है, ये छोटी छोटी कूपिकाएं हैं। अगर इनमें ऑक्सीजन आती है तो सतह कैसी होती है, बढ़ जाती है, यानी कि स्पेस कैसा होता है, बढ़ जाता है। श्वसनिकाओं में आई। अब श्वसनिकाओं में तो आई, और क्या आया श्वसनिकाओं में, यहाँ पे था ब्लड यानी कि रुधिर, CO2। CO2 को पूरी बॉडी से CO2 को ब्लड में लाके कहाँ डाल दिया, श्वसनिकाओं में डाल दिया, ये ले आया। अब श्वसनिकाओं ने क्या करा, O2 को क्या दिया, ब्लड को दिया। तो यहाँ पर हुआ है हमारा मेन काम। O2 तो गई, CO2 तो गई कहाँ पे, कूपिकाओं के पास, और O2 आई कहाँ पे, ब्लड के पास। और ब्लड के पास आई तो ब्लड ने क्या किया,
पूरी बॉडी में इसको दे दिया और यहाँ से CO2, यानी बॉडी ने, ब्लड ने पहले बॉडी से CO2 ले ली और कुपिकाओं को दे दी, कुपिकाओं से O2 ले ली ब्लड के पास और ब्लड से वापस किस में ट्रांसफ़र कर दी, बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी। तो ये जनरल सी प्रोसीजर है हमारी श्वसन की। इसको ब्रीथिंग बोलेंगे यार, हम श्वसन नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी क्या हुआ, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज ही तो बताया मैंने आपको यहाँ पे। तो ये क्या हुआ है, हमारे पास ब्रीथिंग हुई है, गैसेस का एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। नासोद्वार नासिका, जिससे हमने O2 ली। मुख हुआ, मुख का आपको पता है हम फूड लेने का काम करते हैं और O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बार हम मुँह से ही कर देते हैं। ग्रसनी होती है, फेरिंग्स हमारा, कंठ, लैरिंग्स, श्वास नली, ट्रेकिया, ये ट्रेकिया, इस पर सीलियर स्ट्रक्चर बताया मैंने। उपास्थि वलय यानी कॉर्टिलेज के वलय हैं यहाँ पर। इसके बाद फुसफुस यानी कि लंग्स, फुसफुस को क्या बोला है, लंग्स। पसलियाँ यानी कि रिब्स, जब हम सांस लेते हैं तो पसलियाँ सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, मेन काम होता है पसलियों का। इसके बाद ये होती है श्वसनिका है, जिससे क्या कहा है, एल्वियोली। आया समझ में? डायग्राम को देख लो पहले अच्छे से, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके श्वसन का पाथवे फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ये पूरा समझ आया ना आपको? देखिए इसको अपन थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए दिख रहा है अच्छे से? अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कौन से पेन का यूज़ करें, ब्लू का करते हैं। देखिएगा, देखिए ये तो हो गए आपके, क्या है ये, लंग्स। ये क्या हो गए आपके, लंग्स हो गए। अब इन लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है ना, फेफड़े ही होते हैं हमारे, बोलते फेफड़े खराब हो जाएंगे, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। तो मेन क्या चीज़ होती है, हमारी लंग्स होती है। लेकिन लंग्स के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एल्वियोई। ड्रिंक करने से, सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से कैंसर हो जाता है। कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हमारी एल्वियोली यानी कि इसमें धूल मिट्टी कण आ जाता है। अगर धूल मिट्टी आई तो ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएंगे ना यार। अगर ब्लॉकेज हो जाएंगे तो ब्लड क्या करेगा, इसमें अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। उस वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी एंड फाइनली हमें कैंसर हो जाएगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन आई, आने के बाद कहाँ गई, एल्वियोली में गई। इससे क्या होगा, इसका आयतन बढ़ गया, एल्वियोली कैसी होगी, फैल गई। इसी बीच ब्लड ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इससे पहले एल्वियोली आई, उसके बाद हम सांस लेते हैं, छोड़ते, O2 हमारे अंदर आ रही, हमने सांस ली। डायफ्राम तो चपटा हो जाता है। कब चपटा होता है, जब पसलियाँ ऊपर हो जाती है, यानी पसलियाँ बढ़ जाती हैं, डायफ्राम चपटा हो गया। इसी बीच ब्लड आया, ब्लड ने क्या काम किया, ब्लड आया, ये ब्लड आया, क्या लेके आया, ब्लड आया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में छोड़ दिया, इसमें छोड़ दिया। तू कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा, ले जाके किस में, बाहर निकाल दे। फिर यहाँ से ब्लड इन्होंने ले लिया। अब वापस एल्वियोली ने क्या किया, इधर भी एल्वियोली है, सब तरफ एल्वियोली है। इधर से O2 ब्लड को दे दी और ब्लड को क्या बोला, तू ले जा। कहाँ ले जा, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ले जा और दे दे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन। ऐसे होता है रेस्पिरेशन। आया समझ कैसे होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें मिलती है एनर्जी। अब वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है वो हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज टूट रहा है, टूट के मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में, यानी कि ATP में। ठीक है, ATP किससे बनती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इनसे मिलके बनती है ATP, इट्स अ एनर्जी।
तो रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस क्लियर हुई ना आपको कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, ब्रीथिंग की क्या प्रोसेस है। आई होप पूरा क्लियर हो चुका होगा आपको अच्छे से। बहुत इनिशियल लेवल पे सारी चीज़ें, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में इतना ही है तो आपको इतना ही पढ़ना है। बहुत डीप जाती है ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी नहीं, जितना है उतना पढ़ो, इतने में शांति रखो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अगले वाले जो सीरीज़ है, हमारी सीरीज़ तो यही चलेगी, जो अगला वाला लेक्चर है हमारा हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन हो गया हमारा, रेस्पिरेशन हो गया हमारा। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट? वहन पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हमारा हार्ट। ठीक है, सो तैयार रहिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक पुराने वाले को रिवाइज कीजिए। कोई डाउट होते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं सारी चीज़ों को। तब तक के लिए बाय।